देखिए मेरे बच्चे, कहता ए और बी ने 50,000 रुपए और 20,000 रुपए के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। कहता ए और बी ने 50,000 रुपए और 20,000 रुपए लगा के एक व्यवसाय शुरू किया है मेरे बच्चे। यदि ए काम करता है और कुल लाभ का 20%, ए भी नहीं, यदि ए काम करता है, एंड वी स्टार्टेड अ बिजनेस विद ₹50,000 20,000, इफ ए इज वर्किंग पार्टनर, profit as his salary and remaining profit is divided according to their capital. If in this process A receives rupees this more than B, find the amount of total profit। ठीक है, आइए मेरे बच्चे में बांट लेते हैं। इस प्रकार से ए को 20-38,000 रुपये ज़्यादा मिले। आइए मेरे बच्चे, देखिए यार, ए ने 50,000 रुपये कैपिटल लगाई है और बी ने 20,000 रुपये कैपिटल लगाई है। सवाल में ये कह रहा है कि भैया ए जो है वो वर्किंग पार्टनर है। ए जो है मेरे बच्चे वो क्या है? वर्किंग पार्टनर। और ए चूंकि वर्किंग पार्टनर है इसलिए उसे टोटल प्रॉफिट का, ए चूंकि वर्किंग पार्टनर है इसलिए उसे टोटल प्रॉफिट का 20% पहले सैलरी के रूप में मिलता है। हाँ है ना? यानी सबसे पहले वो 20% ले लेता है अपनी सैलरी के रूप में। फिर जो प्रॉफिट बच गया उसको कहता है ये दोनों अपने कैपिटल के हिसाब से बांटते हैं, यानी जिसने जितनी संपत्ति लगाई उस हिसाब से बांट लेते हैं। तो इन्होंने संपत्ति इन्वेस्ट की है 5:2 के अनुपात, क्योंकि जब टाइम ना दे रखा हो तो इसका मतलब इसकी भी 12 तेरी तो है, इसका मतलब इसने 12 महीने के लिए लगाई, इसने 12 महीने के लिए लगाई। तो अगर आप मेरे बच्चे सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 5:2, 5:2। हाँ है ना? किस हिसाब से पैसा इन्वेस्ट किया? 5:2 के रेशियो में इन्वेस्ट किया। हाँ है ना? पक्का? तो कहता है कैपिटल के हिसाब से प्रॉफिट बांटेंगे, लेकिन टोटल प्रॉफिट का 20% ए सैलरी लेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, टोटल प्रॉफिट ए सैलरी और रिमेनिंग प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट। तो कहता है टोटल प्रॉफिट का 20% वो सैलरी के रूप में लेता है। तो मेरे प्यारे बच्चों 20% की फ्रैक्शन आई 1/5। इस बात का मतलब है कि टोटल प्रॉफिट अगर 5 यूनिट है, अगर टोटल प्रॉफिट 5 यूनिट है तो ए की सैलरी हुई 1 यूनिट, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना हो गया? 4। अगर टोटल प्रॉफिट मेरे बच्चे 5 यूनिट है तो ए की सैलरी हो गई 1 यूनिट, तो रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया मेरे भाई 4 यूनिट। हाँ है ना? यही मतलब हुआ कि भाई टोटल प्रॉफिट का ए जो है वो 20% सैलरी लेता है मेरे बच्चे। पक्की बात है? बच्चे कह रहे साउंड साउंड ठीक तो आ रही है? इतनी अच्छी साउंड है भाई। जी शुरू करेंगे दीक्षा बेटा, इसी महीने के आखिरी में ऑनलाइन मॉक टेस्ट की सीरीज शुरू कर देंगे हर हाल में। प्लेटफॉर्म में दिक्कत थी, वो तैयार हो गया पूरी तरीके से, अब ऑनलाइन मॉक टेस्ट की सीरीज तैयार होनी ही होनी है। ठीक आ रही है आवाज? ठीक है, मैं कंटिन्यू करूँ? वेरी गुड। विवेक बार बार लिख रहा है यार, सर साउंड साउंड साउंड। देखो रे तू चला के अपना, क्या दिक्कत आ रही साउंड में? कुछ होते हैं सिर्फ साउंड लिख के छोड़ देते हैं, सामने वाला फिर परेशान रहे। देखियो आ रही है साउंड, आ रही है ना? ठीक है, समझने की कोशिश करिए, बीच में डिस्टर्बेंस मत डाला अपना से फालतू का। आपके मोबाइल में दिक्कत है, दूसरे में दोस्त डालते हो। अब देखिए मेरे बच्चे, दो तरीके इसको करने के यहाँ से। पहला तरीका तो ये है, पहला तरीका ये है मेरे बेटे कि हम मान ये लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट था 5x, ए का हिस्सा हुआ x सैलरी का और रिमेनिंग प्रॉफिट हुआ 4x। तो कहता है सैलरी तो ए को x मिल गई, जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसे ये कैपिटल के रेशियो में बांटेंगे, यानी 4x को A:B के रेशियो में बांट देंगे। तो 4x को बांटेंगे A:B में, तो आएगा 5, 5 और 2 7। तो ए का हिस्सा हो गया सैलरी में 20, ना प्रॉफिट में 20x/7, और बी का प्रॉफिट में हिस्सा होगा 4x गुना 2/7, 8x/7। हाँ है ना? पक्का? अब कह ही रहा है कि भाई जो भी टोटल प्रॉफिट होगा उसका 20% ए सैलरी लेगा। तो ए को प्रॉफिट में हिस्सा मिला 20x/7 और ए की सैलरी है x, तो x रुपए सैलरी मिल गई, इतना रुपए प्रॉफिट मिल गया, तो कुल मिला के बिजनेस से कितनी रिसीविंग होगी? 7x 20x करेंगे तो 27x/7, 27x/7। हाँ है ना? 27x/7। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ए का प्रॉफिट में हिस्सा हुआ 27x/7 ना, ए का बिजनेस से रिसीविंग हुई 27x/7। कैसे? क्योंकि भाई 20x/7 तो उसे मिला प्रॉफिट में हिस्सा और x रुपए उसकी सैलरी हो गई, तो इस हिसाब से जोड़ के लिखोगे 27x/7। और बी की बिजनेस से क्या रिसीविंग है? तो आप कहेंगे सर 8x/7। बी की बिजनेस से रिसीविंग है 8x/7। तो कह रहा है कि ए को बी से जो फालतू मिला, ए को बी से जो पैसा फालतू मिला है वो मिला है कितना भैया? 38,000। ए को बी से 38,000 रुपये फालतू मिला। सोल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 7, तो ये 27x में से 8x हटाएंगे बराबर 38,000। 27 बार गया 19x/7 बराबर 38,000। 19 दूनी 38,000, 2,000, तो x की वैल्यू 14,000। अगर x की वैल्यू 14,000 आ गई तो टोटल प्रॉफिट कितना था? 5x, तो 14 5 70,000। वो x की वैल्यू 14,000, 14 5 70,000, यानी ग्रोस जो प्रॉफिट था या टोटल जो प्रॉफिट था वो मेरे प्यारे बच्चों था 70,000, यानी ए ऑप्शन। पहले इस बात को आराम से समझिए, फिर हम इसके दूसरे पहलू को देखेंगे। पहले इतनी बात समझिए। देखिए आपका उस रिमेनिंग प्रॉफिट को आप यहाँ लिख रहे हैं,
है ना। जैसे मान लो 4x आया तो 4x आपने यहाँ लिखा, फिर बांटते हैं तो 4x गुना में ये वाला हिस्सा 5 और बटे में 5 और 2 7, है ना, 5 और 2 7। अब मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि समस्या यहाँ ये आती है सवाल की कि भाई 4x गुना 5 बटे 7 जो है, 4x गुना 5 बटे 7 जो लिखा हुआ है इसको देखें कैसे। यानी हमारी जो स्पीड रुकती है वो इसी वजह से, क्योंकि फ्रैक्शन ही फ्रैक्शन है दुनिया भर की, और ये तो सीधी सीधी है, अगली बार तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी सवाल को सोल्व करना, है ना। तो ये फ्रैक्शन कहीं ना कहीं हमारे हाथ की स्पीड को रोकती है। इन फ्रैक्शन से बचना है, तो फ्रैक्शन से बचना है तो ये नंबर ऐसा होना चाहिए जो 7 से कट जाए। अगर कट गया तो जो भी नंबर आएगा गुना 5 करेंगे सीधी सीधी वैल्यू आ जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, है ना। इसलिए हमारा हर हाल में प्रयास ये होना चाहिए कि ये जो नंबर हो, ये 4x वाला जो नंबर हो, ये ऐसा हो जो 5 और 2 यानी 7 से भाग हो जाए, 5 और 2 का जोड़ 7 से भाग हो जाए। तो आप कोशिश करिए या तो इसे 7 बनाया जा सके, या तो इसे 7 बनाया जा सके, या 7 का कोई मल्टीपल बना दे। 7 का मल्टीपल तो 7 से गुना कर देते, इधर भी इधर भी इधर भी। तो टोटल प्रॉफिट 35 यूनिट, ये सैलरी 7 यूनिट, ये 28 यूनिट, रिमेनिंग प्रॉफिट 28 यूनिट, है ना। तो 28 यूनिट को 5:2 में बांट दें, तो इससे होगा ये कि 5 और 2 7, 7 यूनिट 28, 1 यूनिट 4, तो 5 यूनिट 20 और 2 यूनिट 4 दूनी 8। तो इसका मतलब 20 यूनिट है ए का प्रॉफिट में हिस्सा और 8 यूनिट है बी का प्रॉफिट में हिस्सा, है ना। और ए की सैलरी कितनी मेरे बच्चे, 7 यूनिट। तो 20 यूनिट प्रॉफिट में हिस्सा, 7 यूनिट इसकी सैलरी होगी। तो ए को बिजनेस से कितना पैसा मिला, 27 यूनिट। बी को कितना मिला, 8 यूनिट। तो 27 में से 8 घटाएंगे क्या बचा, 19 यूनिट। 27 में से 8 गया कितना बचा, 19 यूनिट, है ना। तो ए को बी से कितना ज्यादा पैसा मिला, 19 यूनिट, जबकि है कितना रहा है, 38,000 रुपये ज्यादा मिला है। तो 19 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 38,000 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 2,000, 1 यूनिट की वैल्यू 2,000, है ना। तो पूछा टोटल प्रॉफिट होता हो तो 35 यूनिट, तो 35 गुना 2,000 करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों उत्तर आ जाएगा सीधा सीधा 70,000। ये आपका सही उत्तर है, ये आपका मेरे बच्चों सही उत्तर है। कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है इस सवाल से समझ ना आया हो, पर पहले आप देखो इस सवाल को, फिर बताएंगे समझ आया कि नहीं। देखिए मेरे बच्चे, कहता भाई ए बी सी 3 साझेदार हैं, ए ने, बी ने और सी ने। जो कैपिटल इन्वेस्ट की है वो 8 लाख, 12 लाख और 15 लाख, 8 लाख, 12 लाख और 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। यानी सच मायने में देखिए तो किस रेशियो में पैसा इन्वेस्ट किया है, 8:12:15 के अनुपात में पैसा लगाया। ये मैंने काट इसलिए दिया क्योंकि सवाल में लिखा है कि इन्होंने जो प्रॉफिट बांटा है वो कैपिटल के रेशियो में बांटा है, लेकिन कह ये रहा है कि ए जो है वो वर्किंग पार्टनर है, इसलिए वो टोटल प्रॉफिट का 12.5% सैलरी लेगा, यही है ना। To say the profit amount to the ratio of their profit amount to the ratio of their capital, but A is working partner and take 12.5% of total profit as salary। तो ए भैया 12.5% ले लेगा टोटल प्रॉफिट का हिस्सा। तो मेरे प्यारे बच्चों टोटल प्रॉफिट, ए सैलरी और रिमेनिंग प्रॉफिट, कहता 12.5% सैलरी लेता है।
तो 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, यानी टोटल प्रॉफिट 8 यूनिट है तो उसमें से 1 यूनिट लेता है सैलरी ए, यानी टोटल प्रॉफिट 8 यूनिट है तो 1 यूनिट ले लेगा सैलरी, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा जी 7, यानी जो बांटना है मेरे बच्चे वो कितना है 7 यूनिट। अब कहानी ये है कि 7 यूनिट जो बांटना है, 7 यूनिट जो बांटना है, जब इसे बांटने लगोगे तो 7 गुना में ये लिखोगे 8 बटे में 8 जमा 12 जमा 15 करोगे तो 8 12 20 और 15 35। अब ये नंबर ऐसा होना चाहिए जो 35 से पूरी तरह कट जाए, हाँ है ना, मेरी बात समझ रहे हैं? ये नंबर ऐसा होना चाहिए जो 35 से पूरी तरह कट जाए, तो 35 से तो कट नहीं रहा 7 पूरी तरह से, भाई 7 5 35, लेकिन पूरा खत्म थोड़ी हो रहा बटे। तो आप क्या करिए, इस नंबर को कुछ ऐसा बनाइए, इस नंबर को कि या तो ये 35 बन जाए या 35 का मल्टीपल बन जाए। तो यार इसे 35 बनाया जा सकता है, तो आप कह देंगे 5 से गुना कर दो सर 35 हो गया, तो 5 से इधर भी करो 5 से इधर। आप कहीं इधर क्यों कर रहे हो, तो भाई ये देखो ना, अगर यहाँ 35 कर दोगे तो टोटल प्रॉफिट 8 8 में से एक ही सैलरी, तो 35 थोड़ी बचता है, फिर 7 बचता है, तो इसलिए हर जगह करना पड़ेगा, क्योंकि 40 का 12.5% 5 बचा 35, हाँ है ना, मेरी तबीयत अब ठीक है, हाँ जी समझ रहे हैं? तो 35 यूनिट प्रॉफिट बांट देंगे। इस समय क्या है कि मौसम बदल रहा है तो दिक्कत आती है, तो 35 को बांटेंगे तो 8 12 20 और 15 35, 35 यूनिट 35 को तो 1 यूनिट 1 तो 8 यूनिट 8, तो ए का सैलरी में जो हिस्सा होगा ना, प्रॉफिट में हिस्सा होगा वो 8 यूनिट होगा, ए का प्रॉफिट में हिस्सा होगा 8 यूनिट, और ए की सैलरी कितनी थी मेरे बच्चे 5 यूनिट, तो 8 जमा 5 यानी बिजनेस से ए को कितना मिल रहा है 13 यूनिट, जबकि कह रहा है कि ए को मतलब बिजनेस से टोटल 5200 रुपए मिले, ए को बिजनेस से सिर्फ 5200 रुपए मिले, 13 यूनिट 5200, तो 1 यूनिट की वैल्यू 400, 1 यूनिट की वैल्यू 400। तो पूछा है क्या कि भैया टोटल प्रॉफिट बताइए, तो टोटल प्रॉफिट क्या है 8 5 40 यूनिट, और मेरे प्यारे बच्चों 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 400, तो 40 यूनिट की 40 गुना 400 यानी 16,000, तो टोटल प्रॉफिट है 16,000, हाँ है ना, टोटल प्रॉफिट है मेरे बच्चे 16,000। देखिए मेरे बच्चे, कहता है ए और बी दो साझेदार हैं जिनकी पूंजी 50,000 रुपये में 70,000 रुपये, ए और बी मेरे बेटे दो साझेदार हैं जिनकी कैपिटल 50,000 रुपये और 70,000 रुपये यानी 5:7 के रेशियो में प्रॉफिट को बांट रहे होंगे, और सहमति बनाते हैं कि भाई 70% प्रॉफिट 70% प्रॉफिट तो दोनों बराबर बराबर बांट लेंगे, और शेष जो प्रॉफिट होगा उसको हम पूंजी के अनुपात में बांटेंगे, कैपिटल के रेशियो 70% ऑफ टोटल प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इक्वली अमंग देम एंड द रिमेनिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल इफ वन पार्टनर गेट्स ₹90 मोर देन अदर पार्टनर। टोटल प्रॉफिट जो भी होगा उसका 70% कह रहा है जी, इक्वली डिवाइड करता है, 70% की बनी भाई 7/10, यानी टोटल प्रॉफिट 10 है तो इसका इक्वली जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो 7 यूनिट का हो रहा है। टोटल प्रॉफिट 10 यूनिट है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है मेरे बच्चों कितने यूनिट का हो रहा है 7 यूनिट का, और कैपिटल रेशियो में जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो कैपिटल रेशियो में बांटा जा रहा है, रिमेनिंग प्रॉफिट है 3 यूनिट, हाँ ना। अब सवाल में ये कह रहा है, सहमति बनाते हैं कि 70% प्रॉफिट को बराबर बराबर बांटेंगे और शेष प्रॉफिट को पूंजी के अनुपात में बांटेंगे, अगर वे एक दूसरे को 90 रुपए ज्यादा मिले, कहता अगर एक को दूसरे से 90 रुपए ज्यादा मिलते हो तो कुल लाभ याद करें। तो देखिए मेरे बच्चे, हमें समस्या ये कि 5 और 7 का जोड़ होता है 12, तो जो कैपिटल रेशियो में बटना है वो 12 होना चाहिए, ये तो 12 हो या 12 का मल्टीपल हो, तो इसे किससे गुना कर लो 4 से, तो 12 बन जाएगा, तो इधर भी 4 से कर लो इधर, तो ये 12 यूनिट को अगर 5:7 में बांटेंगे तो 5:7 में बांटोगे तो ये 5 ही आएगा और ये 7 ही आएगा, हाँ ना। तो डिफरेंस दोनों के प्रॉफिट में कितना है 2 यूनिट, और कह रहा है बाकी जो ये 28 यूनिट था इसको इक्वली बांट रहे, तो इक्वल 28 को इक्वल बांटोगे तो 14 इसे दे दोगे 14 इसे दे दोगे, अभी भी देखो 14 और 7 21 यूनिट बना, और ये 14 और 5 19 यूनिट बना, अभी भी मेरे बच्चे डिफरेंस कितना आ रहा है 2 यूनिट का, अभी भी डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों 2 यूनिट का, है ना। कहता है एक को दूसरे से 90 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 90 रुपए को, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 45 रुपए,
एक यूनिट की वैल्यू 45 रुपये। तो कह रहा टोटल प्रॉफिट बताइए। तो टोटल प्रॉफिट है 40 यूनिट, एक यूनिट 45, तो 40 यूनिट कितना, जीरो, 4×5 = 20, 4×6 = 16 और 2 18, 18। तो टोटल प्रॉफिट हुआ 1800 रुपये। उसने कहा ना कि 70% प्रॉफिट बराबर बराबर बटेगा, तो जो 70% प्रॉफिट था जो इक्वली बटना था वो 28 यूनिट था, तो 28 का आधा आधा भी करोगे तो 14 14 ही तो आया भाई। 28 को तो बराबर बराबर बांटोगे ना। तो 5 यूनिट तो मिला बचे हुए प्रॉफिट में से, और 14 यूनिट मिलना ही था। इसे 7 यूनिट बचा मिला और 14 यूनिट मिलना ही था जो इक्वली बांटा, तो इसे कुल मिला के 21 यूनिट मिला, इसे 19 यूनिट। मैं आपको ये कह रहा था इसकी जरूरत ही नहीं है, आप सीधे 7 और 5 का डिफरेंस लेंगे तो भी 2 ही यूनिट आएगा, और उसे भी रिलेट करके आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, अभी बात समझ में आई। कहता है ए और बी ने अपनी पूंजी को 3:2 के अनुपात में लगाया। ए और बी दो आदमी हैं, कहता है इन्होंने अपनी कैपिटल को 3:2 के रेशियो में डिवाइड किया, मतलब इस रेशियो में कैपिटल लगाई। टोटल प्रॉफिट का 5% वो दान करते हैं, तो जो भी टोटल प्रॉफिट होगा मेरे बच्चे उसका कहता है 5% डोनेशन होगी, तो रिमेनिंग जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो 5% की फ्रैक्शन क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, 1/20। तो टोटल प्रॉफिट अगर 20 यूनिट है तो उसका 1 यूनिट यानी 1 यूनिट डोनेशन हो गई, तो बचा कितना, 19 यूनिट। तो रिमेनिंग प्रॉफिट जो बचा वो 19 यूनिट है ना, कितना है, 19 यूनिट। यानी 19 यूनिट बांटना है, लेकिन 3 और 2 5 है, तो या तो 5 बनाओ या फिर 5 का मल्टीपल, तो 5 तो बनेगा नहीं, तो 5 का मल्टीपल बनाओ 5 से गुना करके। तो 20×5 = 100 यूनिट, 5 यूनिट और 95 यूनिट। तो 95 यूनिट को 3:2 में बांटना। तो 3 और 2 5 बांटेंगे 19, 5 19 95 19 30 57 ये आएगा, बांटना था आपको, और 19 दूनी 38 आएगा। अब कह रहा है कि ए को 8,550 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो 57 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 8,550 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, जो भी आए वो गुना 100 कर देंगे, ये आ जाएगा आपका टोटल प्रॉफिट। हाँ है ना, तो 1 यूनिट की वैल्यू सोल्व करोगे तो आएगा 150, गुना 150 करोगे तो ऊपर आ जाएगा 15,000। हाँ है ना। ये जो क्वेश्चन है मान जा भैया, ये एसएससी मींस 2018 का है, ये वाला सवाल पढ़िए, कोशिश करिए समझने की। 57 कैसे हुआ बे, अनूप, सॉरी बेटा अनुप्रिया, मुझे लगा लड़का, माफ करना बेटा। 57 ऐसे हुआ मेरे बच्चे के 95 यूनिट को 3 2 में बांटेगी, तो कैसे बांटते, 95 गुना में 3 बटे में क्या, 3 और 2 का जोड़ 5, 19 30 57, ऐसे आया बेटा 57। हाँ है ना। अब करिए इसको। मैं चाहता हूँ हर एक बच्चा इसमें समय लगाए, बेहद आसान है।
सुनने लगाइए, मजा आएगा। है इसका सदुपयोग करें। सदुपयोग इस अर्थ में, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि हर एक बच्चा सवाल को पढ़े। देखिए, हम कल से ऑफलाइन बैचेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। हम कल से ऑफलाइन बैचेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। और ऑफलाइन क्लासेस में और ऑनलाइन क्लासेस में क्या डिफरेंस है, मैं दोनों बातों को बताता हूँ। ऑफलाइन क्लास में बच्चा सामने बैठा रहता है, ऑनलाइन क्लास में बच्चा मोबाइल पे बैठा रहता है। ऑफलाइन क्लास में जब वो सामने बैठा रहता है तो उसका केवल एक मोटिवेशन होता है कि क्लास में ही पार्टिसिपेट करे, क्योंकि उसके अलावा और कोई काम उसको दिख ही नहीं रहा वहाँ पे, क्योंकि बाकी सारा बच्चा वहाँ पढ़ ही रहा है। उसकी और कोई माहौल ही नहीं है जो वो कर ले वहाँ पे। एक भाई किसी चीज को देख ले, पार्क में किसी घूमते हुए को देख ले, घर में किसी आते जाते को देख ले, ऐसा कोई माहौल ही नहीं होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? ऑफलाइन में जब सारा बच्चा बैठा रहता है तो उसे पढ़ाई का माहौल रहता है, क्योंकि उसके अगल बगल में और कुछ दिखता ही नहीं है। ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन में बच्चा मोबाइल पे पढ़ रहा है, और जब बच्चा मोबाइल पे पढ़ रहा है उसके घर में कोई आ गया तो वो डिस्टर्ब हो गया, अगर कहीं बाहर वाला निकल गया तो कोई दिक्कत आ गई तो उसको डिस्टर्बेंस हो गई। अगर मेरे बच्चे आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ बैठ के अपने घर पे पढ़ रहे हैं, और अगर आप ना माइक होने, ये एक दो गधे हैं, अब ये समीक्षा है, ये लड़की है, देखो 3-4 कमेंट इसी ने कर दी, माइक ऑफ है। ये कुछ नहीं है, जानबूझ के बीमारी है ताकि ये टीचर का दिमाग भटका दे। और ये आज से साल तीसरा चौथा मामला आज की क्लास में। बताओ अब इनके क्या बीमारी समझा रहे, बट मतलब जो समझाना चाह रहे हैं उसको समझने नहीं देते, उससे पहले माइक ऑफ है, हाथ दबे। बेटा लड़की तुम तो ध्यान रखो, यार लड़का ही कोई लड़की का नाम लेके बैठा हुआ है, ऐसे ना करो यार, कहना कुछ चाह रहे होते हैं, भावना ही खत्म हो जाती तुम्हारी। कराओ अपनी फिर। भाई अब बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई थी, ठीक है, तो साउंड सबको आ रही थी। तो जो समीक्षा के लिए आप शब्द कह रहे थे, आप शब्द ना बोलो, लेकिन उस समय आवाज आ रही थी बेटा, अब ऐसे बीच में ना बोला करो, ठीक है। मैं अल्टीमेटली आपको कहना ही चाह रहा हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड है पढ़ने के लिए, यानी खुद से बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन से बेटर कोई माध्यम नहीं है पढ़ने का। इसके अनेकों फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि आप अपनी क्लास को अपने सहूलियत के हिसाब से देख पाते हैं, अपनी स्पीड के हिसाब से देख पाते हैं। मैं अपने आप में बहुत धीरे पढ़ाता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि उसी फ्लेवर में आपको पढ़ाऊँ जिस फ्लेवर में मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे, और आप अच्छे से मुझे जानते भी, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। तो जो बच्चा खुद से थोड़ा तैयार होकर कर पाता है वो ऑनलाइन पढ़े, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और हमने जो ऑफलाइन या ऑनलाइन जो काम कर रखा है एजुकेशन का, ये कहीं भी किसी भी रूप में इसलिए नहीं करता कि मैं बहुत पैसा ही पैसा कमाना, पैसा ही पैसा कमाना, वो भूख बिल्कुल भी नहीं है हमारे। भूख खत्म हो चुकी, जीवन में बहुत कुछ संतुष्टि की तरफ से संतुष्टि लेवल पे आ चुका है। हम सबसे मिनिमम फीस पे ही काम करते हैं, ठीक है। हम ऑनलाइन की फीस सबसे कम रखते हैं, ऑफलाइन की फीस बहुत ज्यादा होती है। अगर ऑफलाइन की आप देखेंगे तो हमारी 45,000 रुपए फीस है पूरे कोर्स की, जिसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस है। मैथ की फीस 17,000 रुपए। ऑफलाइन में बस एक ही फायदा है, उसे फायदा क्या लो या नुकसान क्या लो, वहां जो बच्चा सामने बैठा रहता है उसकी मैं कह के लेता हूँ, कह के लेता हूँ मतलब मैं उसकी बड़ी बेइज्जती करता हूँ। अगर अगले दिन वो पढ़ के नहीं आया तो मैं बहुत गंदा बोलता हूँ और क्लास से भगा भी देता हूँ कई बार। मेरा बिहेवियर जैसा ऑनलाइन में है वैसा ऑफलाइन में बिल्कुल नहीं रहता। मेरी बात समझ रहे हैं? ऑफलाइन क्लास में अगर आप पढ़ के नहीं आए तो धजिया खेड़ देता हूँ मैं क्लास के अंदर, और बहुत सारे बच्चे कोचिंग के बीच में छोड़ देते हैं कि सर इंसल्ट कर देते हैं, क्योंकि मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि आपके माँ बाप का पैसा किस तरीके से आया हुआ है, कैसे उन्होंने कमाया हुआ है।
ऑनलाइन क्लास में आप अगर मिस भी कर गए चीज को तो दोबारा से रिकॉर्डिंग देख लेंगे, आपके पास साधन है, आपके हाथ में टीचर है, दोबारा से देख लेंगे, 2x स्पीड में देख लेंगे, 4x मतलब 2x ही होती होगी तो 2x पे देख, नो सॉरी क्या होता है माइनस जो जाती है, कम और स्पीड कम कर ले तो उस पर देख लेंगे। लेकिन ऑनलाइन में ये सब संभव नहीं है ना, ऑफलाइन में ये चीजें संभव नहीं है। ऑफलाइन में टीचर ने पढ़ा दिया, वो उसी इंस्टेंस के लिए है। यानी जैसे आप स्टेडियम में लाइव मैच देख रहे हो और एक अपने घर में टीवी में देख रहे हो, टीवी में बार बार रिप्ले दिखा रहे हैं, बॉल कितनी घूम रही है सब दिखा रहे हैं। ऑफलाइन में तो बिल्कुल इंस्टेंस सामने हो रही है जो चीज हो रही है। तो वहां पे मैं बहुत कठोर रहता हूँ क्लास में और मैं एक डिफरेंट तरीके से पढ़ाता हूँ। बहुत सख्त होकर बच्चे कहते हैं मूड खराब रहता है, जबकि मेरा ऐसा कुछ मूड खराब जीवन में नहीं हो, मुझे गुस्सा कभी सच में नहीं आता, लेकिन मैं रिएक्ट करता हूँ वहाँ पे गुस्से को दिखाने के लिए। क्योंकि बच्चा अगर ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ के नहीं आएगा, पीछे की क्लासों को सीरियस होकर नहीं आएगा, तो वो सीख नहीं पाएगा ऑफलाइन क्लास में। ऑफलाइन क्लास का एक सबसे बड़े अगर मुझे 2 पॉजिटिव पॉइंट गिनाने हो तो सिर्फ यही, पहला कि वो सेल्फ मोटिवेटेड ना भी हो तो टीचर उसकी कह के ले लेते हैं तो वो मोटिवेट अपने आप हो जाता है, या फिर कोचिंग छोड़ देता है। मतलब दोनों में से काम होता है, अगर कोचिंग कंटिन्यू करेगा तो पढ़ के आएगा, कोचिंग कंटिन्यू नहीं कर रहा तो छोड़ छाड़ के दूर हो जाएगा। अच्छा, हम भी फीस ले लेते हैं, वापसी किसी कैसे देते नहीं है, क्योंकि जिसने पढ़ना है वो आए, जिसने नहीं पढ़ना वो ना आए। दूसरा फायदा ये रहता है कि आप क्लास में खड़े होकर अपना डाउट पूछ सकते हैं, और मैं हर एक बच्चे को डाउट एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन शर्त वही है कि मैं उसका डाउट उसी से सोल्व करवाता हूँ, क्योंकि मेरी नजर में समझने का सबसे बढ़िया तरीका है। इसीलिए मैं इन क्वेश्चन में भी आपको जब पढ़ाता हूँ तो 2-2 ढाई मिनट देता हूँ। बहुत सारे बच्चे गालियां भी बकते हैं कि ऑनलाइन में भी इतना टाइम देते हैं, इसलिए इतना टाइम देता हूँ कि जितना आप पार्टिसिपेट करोगे क्लास में, गलती तो करोगे ना, लेकिन गलत करते करते आप बहुत सारी चीजों को समझ चुके होंगे, समझना आसान होगा, मजा आने लग जाएगा पढ़ने में। इसलिए मेरे बच्चों, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ऑफलाइन में इतनी महंगी फीस देकर पढ़ा जाए। आप ये मत सोचिए कि 45,000 फीस है तो उसमें हम कमाते ना, हमारे बहुत बड़े बड़े खर्चे होते हैं उसमें, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप लगता है। पहले जहां 2 कुर्सियों पे 2 बच्चे बैठते थे, अब वहां 3 कुर्सियों पे 1 बच्चा बैठेगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी होती है। तो मेरे बच्चे, बातों को समझो, अगर आप यहां से तैयार हैं तो ऑनलाइन बेहतर है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। लेकिन ऑफलाइन मैच लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन में आइए, कल से हमारा ऑफलाइन स्टार्ट हो रहा है। मेरी बात को ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है ऑफलाइन आया जाए, यहां से मोटिवेटेड है, पार्टिसिपेट करिए, पढ़िए, खत्म कहानी, इस सवाल पे आते हैं। और मेरी बात का कोई बुरा मत मानना, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, क्योंकि बुरा मान के आप कुछ कर भी नहीं लेंगे, क्योंकि एक टीचर और एक माँ, ये 2 ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें आप कितना बुरा भला कह दोगे तब भी आपके भले की ही सोचेंगे। यही 2 प्राणी ऐसे बने हुए कि आपका बुरा सोच ही नहीं सकते, जीवन में नहीं सोच सकते आपका बुरा, इसलिए मेरी बात का बुरा मत मानना। देखिए मेरे बच्चे, मैं यहाँ एक सवाल का रेफरेंस, पहले सवाल पढ़ाता हूँ। कहता है ए बी एंड सी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन द रेशियो 4:5:7, ये है इनकी कैपिटल का रेशियो। और मेरे बच्चे, जब टाइम के बारे में ना दे रखा हो तो जो कैपिटल का रेशियो होता है वही इनके प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो होता है। सी इज ए स्लीपिंग पार्टनर, कहता है सी स्लीपिंग पार्टनर है। ये शब्द इस सवाल की ताकत है, मीन्स का सवाल है, अगर आप थोड़े से समझदार होंगे तो मुझे लगता है 5 से 7 सेकंड में सवाल खत्म हो जाएगा। सी स्लीपिंग पार्टनर है, इसलिए so his share of profit will be half of what it would have been if he were a working partner। कहता है इसलिए उसका हिस्सा जब वो वर्किंग पार्टनर होता उस समय जितना हिस्सा होता, उस समय जितना हिस्सा होता उसका आधा हिस्सा होगा। हाँ है ना, उस समय जितना हिस्सा होता उसका आधा हिस्सा होता। मेरी बात समझ रहे हैं? अब कह रहा है इफ दे मेक ₹36,000 प्रॉफिट ऑफ विच 25% इज रीइन्वेस्टेड इन द बिजनेस, हाउ मच डज बी गेट्स। बात फालतू की बात है, आइए समझते हैं कहानी को। एक सवाल पे आइए, इस सवाल पे आइए। आपने पढ़ा इस सवाल को, पहला सवाल आपका शायद ये था, ए और बी ने 50,000 रुपए में 20,000 रुपए के एक साथ व्यवसाय शुरू किया। यदि ए काम करता है और कुल लाभ का 20% अपनी सैलरी के रूप में लेता है। आपने मात्र इतनी लाइन से बता दिया कि भाई ए जो है वो वर्किंग पार्टनर है और वो अपनी टोटल प्रॉफिट का 20% सैलरी के रूप में लेता है। लेकिन क्या इस सवाल में ये लिखा हुआ था कि बी स्लीपिंग पार्टनर है? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या इस सवाल में लिखा हुआ था कि बी स्लीपिंग पार्टनर है? तो आप कहेंगे सर नहीं, ये तो कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि बी स्लीपिंग पार्टनर है। ये जरूर लिखा है कि ए वर्किंग पार्टनर है, बी के बारे में कुछ नहीं लिखा कि बी स्लीपिंग पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर है, क्या है क्या नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां आपने भाषा निकाली और भाषा से आपने एक अर्थ निकाला कि भाई ए या तो वर्किंग पार्टनर है या स्लीपिंग पार्टनर होगा। ए के बारे में साफ दे रखा है कि वर्किंग पार्टनर है। अगर बी भी वर्किंग पार्टनर होता तो लिखता ना कि बी भी वर्किंग पार्टनर है। अगर बी के लिए कुछ नहीं लिखा तो मतलब बी स्लीपिंग पार्टनर होगा, है ना। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों, इस वाले सवाल में, हाँ, इस वाले सवाल में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि भैया सी स्लीपिंग पार्टनर है, सी इज ए स्लीपिंग पार्टनर। अगर इस सवाल में ये देखा कि सी स्लीपिंग पार्टनर है, अगर मेरे बच्चों ए और बी दोनों भी स्लीपिंग पार्टनर होते तो सवाल में लिखता। मेरी बात समझ रहे हैं? ए और बी अगर दोनों भी स्लीपिंग पार्टनर होता तो लिखता ना कि ए बी एंड सी आर स्लीपिंग पार्टनर। उसने केवल एक को मेंशन किया, किसको? सी को, कि भाई सी स्लीपिंग पार्टनर है। अगर केवल सी स्लीपिंग पार्टनर है मेरे बच्चे, तो इस बात का अर्थ आपको यह निकालना है कि ए और बी सर वर्किंग पार्टनर हुए। भाई 3 पार्टनर ए बी सी, उनके बारे में कह दिया कि भैया सी स्लीपिंग है, मतलब ए और बी वर्किंग होंगे, है ना। बस इतनी बात है। एक भाई देखो, अनिल कह रहा है स्लीपिंग क्या है, भाई वाह, और स्लीपिंग की स्पेलिंग भी गलत लिख रहा है, CLEEPING। साले तो मेरे से भी ज्यादा अंग्रेजी टाइट है। अब ऑफलाइन जब पढ़ते हैं ना तो कैसे तमाच मार के क्लास से बाहर निकाल देता हूँ। आप खुद सोचिए, कल ये चीज एक्सप्लेन की थी स्लीपिंग पार्टनर और वर्किंग पार्टनर, आज आके पूछ रहा है स्लीपिंग पार्टनर कौन है। खुद सोचिए टीचर के मन पे क्या बीतेगी। और जो 200 बच्चे जो बैठे हुए हैं ऑफलाइन क्लास में, जिन्होंने कल पढ़ लिया था स्लीपिंग पार्टनर, क्या वो इस मूर्ख की वजह से आज दोबारा से पढ़े स्लीपिंग पार्टनर? ये डिफरेंस ऑफलाइन में। ऑनलाइन में कमेंट कर लेता है टीचर के हाथ में कुछ है ही नहीं धमकाने का,
ऑफलाइन होता तो चमाट लगा देता, बस ये फर्क है। तो चमाट का मतलब थप्पड़ मारना नहीं होता, धमकाना होता है। आइए, तो इस बात का सीधा सीधा मेरे बच्चे ये हुआ कि ए और बी वर्किंग पार्टनर है, और मुझे लगता है आप इसमें अब कोई संदेह नहीं करेंगे कि भाई ए बी वर्किंग पार्टनर है, सी स्लीपिंग पार्टनर है ना। अब बात ये है कि भाई इनकी कैपिटल का क्या रेशियो, 4:5:7। तो मेरे बच्चे, मैंने आपको ये बात समझा रखी है कि जिस रेशियो में कैपिटल इन्वेस्ट होती है मेरे बेटे, उसी रेशियो में प्रॉफिट भी बांटा जाता है, अगर समय सभी का बराबर हो। समय नहीं देखा तो जो कैपिटल का रेशियो होगा वही मेरे बच्चे प्रॉफिट का रेशियो होगा। क्या बुराई है इसमें? अब आगे बात करते हैं। बस रुका ही था ना जब मैं यहाँ पे था, उसी समय रुका था नेट। देखिए एक बार लास्ट कहाँ तक रुका था, नहीं हुआ। हम्म? कोई ना, पहले लाइव हो जाए तो उसके बाद करेंगे। और जो क्लास लाइव हो जाए तो बताना। लाइव हो जाए तो यस सर लिख देना बस। बड़ा को नहीं तो यस सर लिख दिया, तो दूसरा बदल दे। इंटरनेट चला गया था, अब आ गया भाई। आज कुछ भसड़ है क्लास में, कोई ना कोई, जो इतनी दिक्कतें आ रही हैं। मैं फिर से अपनी बात दोहरा देता हूँ, मुझे भी नहीं पता नेट कहाँ गया। शायद यहाँ तक आप बात समझ गए थे कि भाई कैपिटल का रेशियो 4:5:7 है, तो प्रॉफिट का रेशियो भी 4:5:5 ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप समझते हैं। मेरे बच्चे, कहने का मतलब ये है कि जिस रेशियो में पूंजी लगाएंगे उस रेशियो में प्रॉफिट लेंगे। अगर मान लीजिए तीनों के तीनों वर्किंग होते तो इसी रेशियो में प्रॉफिट उठाते, है ना। या तीनों के तीनों स्लीपिंग होते तो भी इसी रेशियो में प्रॉफिट उठाते, क्योंकि स्लीपिंग के लिए भी कंडीशन वही होगी। तीनों स्लीपिंग होते तो तीनों प्रॉफिट का कुछ कुछ हिस्सा ले रहे होते, तो बचे हुए को इसी रेशियो में बांटते, है ना। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये है कि तीनों वर्किंग होते तो भी इसी रेशियो में प्रॉफिट बढ़ता, और तीनों स्लीपिंग होते तो भी इसी रेशियो में प्रॉफिट बढ़ता। लेकिन समस्या क्या है कि दो वर्किंग है और एक स्लीपिंग है, दो वर्किंग है और एक स्लीपिंग है। तो मान लेते हैं कि अगर वर्किंग होता है, तीनों के तीनों वर्किंग होते तो इस रेशियो में प्रॉफिट लेते, 4:5:7, है ना। लेकिन अगर इनमें से, सवाल में कह रहा है इनमें से ए और बी तो रहे वर्किंग पार्टनर, ए और बी तो रहे वर्किंग पार्टनर, यानी इसको 4 ही मिल रहा था वर्किंग में, इसको 5 ही मिल रहा था, 5 ही मिलता रहे। और सी है स्लीपिंग पार्टनर, और सी को आज प्रॉफिट में उतना हिस्सा मिल रहा है, नहीं, सी को आज प्रॉफिट में उतना हिस्सा मिल रहा है जितना उसे वर्किंग पार्टनर के रूप में मिलता है, उसका आधा हिस्सा मिल रहा है। तो अगर वो वर्किंग पार्टनर होता तो उसे कितना पैसा मिलता, 7 यूनिट मिलता। लेकिन अगर आज वो अगर आज वो स्लीपिंग पार्टनर है, तो जितना एज ए वर्किंग पार्टनर मिलता उसका आधा मिलता, यानी 7/2 मिलता। देखिए मेरे बच्चे, अगर तीनों वर्किंग होते तो इस रेशियो में पैसा बढ़ता, लेकिन कह रहा है सी स्लीपिंग पार्टनर है, इसलिए जितना उसे एज ए वर्किंग मिल रहा था उसका आधा एज ए स्लीपिंग मिलेगा, यानी आज 7/2 मिलेगा। अब रेशियो निकालना आपको शायद अच्छे से आता होगा। क्या करो, 2 से सबको गुना कर दो, इधर भी इधर भी इधर भी। ये आएगा 8, ये आएगा 10, ये आएगा 7। 8:10:7, है ना। कहता है यदि उन्हें 36,000 रुपए का लाभ होता है, 36,000 रुपए का लाभ होता है, जिससे वे 25% बिजनेस में पुनः निवेश कर लेते हैं, तो बी को कितनी राशि मिली होगी? देखो मेरे बेटे, बड़ी सीधी सी बात है, 36,000 में से 25% यानी 1/4, यानी 9,000 तो दोबारा से इन्वेस्ट कर देंगे बिजनेस में, बचा कितना? 27,000। यानी 27,000 को बांट लेंगे बी और सी अपने अपने हिस्से में। तो यहाँ बांटेंगे तो भाई 8 और 10 18, 18 और 7 कितने हुए मेरे भाई? 18 और 7 हो गए मेरे भाई 25, 18 और 7 हो गए 25, 25 यूनिट। तो 25 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 27,000 को। तो एक यूनिट की वैल्यू आएगी कितनी? 27,000/25। तो बताओ जी, एक यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? तो पूछ रहा है कि बी का हिस्सा कितना होगा। तो मेरे बेटे, एक यूनिट 1,080, तो 10 यूनिट कितना होगा? 10,000, 10 गुना 1,080, तो सोल्व करेंगे 10,800 रुपये, 10,800, है ना मेरे बच्चे। बिजनेस में दोबारा लगा दिया, तो 36,000 का 25% निकाल लो भैया। 25% यानी 25/100, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 से काटेंगे 9,000, तो 9,000 मेरे भाई दोबारा लगा दिया। तो 36 में 9 तो बिजनेस में छोड़ दिया, बचा कितना? 27,000, वो बांट लिया भाई ने। तो ये मेरे बच्चे आंसर आ गया, है ना। करिए मेरे बेटे, ये थोड़ा सा और अच्छा सवाल करिए।
C joined them after 6 months with an amount equal to 2/3 of B. What was their profit at the end of the year if C got rupees this as his share? देखिए यार, बड़ा सीधा सा मेरे बच्चे सवाल है। कहता है ABC 3 पार्टनर है, ठीक है। A और B ने 5:6 में कैपिटल लगाई है। कहता है C ने जो कैपिटल लगाई है वो B के द्वारा इन्वेस्टेड कैपिटल का 2/3 पार्ट लगाया, तो 3 दूनी 6 2 दूनी 4 यूनिट लगाई। लेकिन यहाँ गड़बड़ क्या कर रहा है, कहता है C ने पैसा लगाया है 6 महीने बाद, तो 6 महीने बाद लगाया तो सिर्फ 6 महीने के लिए लगाया होगा, और A और B ने निकाला ही नहीं है पैसा, तो मतलब इनका 12-12 महीने के लिए रहा होगा, हाँ है ना। तो A की प्रॉफिट में 60 हो गया, इसका 72 हो गया और इसका 24 हो गया। अब यहाँ आपको रेशियो लेना होगा, तो ये आएगा है ना, 12×5 60, 12×6 72 और 12 दूनी 24, यानी इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट रेशियो होगा 5:6:2 होगा। अब कह रहा है कि सी को उस केस से ग्रुप में 21,600 रुपए मिले, तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 21,600 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 10,800। तो पूछ रहा है तो वर्ष के अंदर उनका लाभ कितना, 5 6 11 और 2 13 यूनिट, तो 13 यूनिट तो 10,800 गुना 13 कर दो, 0 0 13 8 104, 104 10 आया, 13 13 140। तो मेरे भाई ऑप्शन डी आपका सही उत्तर आ गया। ऑप्शन डी आपका मेरे बच्चे सही उत्तर आया ना। करिए मेरे भाई, हल्के हल्के सवाल है, पेपर के क्वेश्चन उठा के इसी टाइप पे जो रखे करिए। कहते हैं बीसी एक रेस्टोरेंट शुरू करने के लिए निवेश करते हैं, कुल निवेश 3 लाख रुपए था। बी ने ए की तुलना में 50,000 रुपए अधिक निवेश किया है, सी ने बी से 25,000 रुपए कम निवेश किया है। साल के अंत में अर्जित लाभ 14,400 रुपए था, तो उस लाभ में सी का हिस्सा क्या होगा, ये आपका सवाल है। तो आप में से कितने बच्चे बता पाए, ये बड़ी बात। देखिए मेरे बच्चे, ए बी सी 3 कहानियां है। कहता है जी सी ने बी से 25,000 रुपए कम निवेश किए, सी ने बी से 25,000 रुपए कम लगाए, और कहता है बी ने ए की तुलना में 50,000 रुपए अधिक निवेश किए, यानी बी ने मान लीजिए एक्स रुपए लगाया है, तो बी ने ए से 50,000 रुपए ज्यादा लगाया, तो ए के पास होगा एक्स माइनस 50,000, है ना। और सी ने बी से 25,000 रुपए कम लगाए, सी ने बी से 25,000 रुपए कम लगाए। ये कहानी भी है ना, कि भाई ए ने 50,000 रुपए कम लगाए बी से, और सी ने बी से 25,000 रुपए कम लगाए। बी ने ए की तुलना में 50,000, यानी बी ने 50,000 ज्यादा लगाया, ए ने 50,000 कम लगाई है, और तीनों का जो टोटल है वो है 3 लाख रुपए। तो एक्स एक्स 3x आया, 50 25 75,000 आ गया बराबर 3 लाख। तो 3x की वैल्यू आ गई 3,75,000, एक्स की वैल्यू आ गई 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1,25,000 रुपए।
इसका मतलब ये हुआ कि इसने 1,25,000 लगाया, इसने 50 कम 75,000 लगाया और इसने 25 कम 1,00,000 लगाया। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से कैपिटल का रेशियो ले लो, कैपिटल का जो रेशियो है उससे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा, प्रॉफिट निकाल देना। हाँ है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल मिलते हैं इससे आगे। थैंक यू वेरी मच।